अगर महिलाओं को सडन कोई दिक्कत आ जाए तो वो कौन कौन से कॉन्टैक्ट नंबर है या कौन कौन से विभाग है जहां एक महिला जाके अपनी गुहार लगा सकती है? यदि मैं बात करूं तो घरेलू हिंसा अधिनियम हमारे देश में आया, जिसमें ये बोला गया कि जितनी भी महिलाएं हैं वो न सिर्फ यदि शारीरिक शोषण की शिकार है, अपितु उनके साथ भावनात्मक शोषण हो रहा है। जितना भी एजुकेशन आप प्राप्त कर लें, ये बहुत जरूरी है किसी भी लड़की को या महिला को कि वो कानून के बारे में भी जाने। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें ये पता लगता है कि महिला कंप्लेन कर रही है, महिला थाने जा रही है, लेकिन जो पुरुष है वो झूठ बोल रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में किसी महिला के साथ में दिक्कतें होती हैं या पार्टनर उसको बिट्रे करता है, तो क्या इसके लिए भी कोई कानून है? कल पति पत्नी के बीच में भी कभी पति थर्ड रिलेशनशिप में चला जाता है या कभी पत्नी थर्ड रिलेशनशिप में किसी और के साथ चली जाती है। दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में। दर्शकों, हर हफ्ते हम आपके लिए एक नई ओजस्विनी को लाते हैं, एक नई प्रेरणा, एक नई संघर्ष और एक नई सफलता। आज इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर प्रिया राव मैम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं विधि के क्षेत्र में, और हाल ही में उन्हें राज्य अलंकरण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, जो कि राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके अलावा मैडम एक्स सिविल जज भी रह चुकी हैं। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं डॉक्टर प्रिया राव मैम से। मैम, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। वी वेलकम यू टू आवर शो। थैंक यू मैम, सबसे पहला मेरा सवाल आपके बारे में संक्षिप्त में दर्शकों को जी बताइए। मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो डीपीएस में हुई। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया इंद्रप्रस्थ कॉलेज से, और उसके तुरंत बाद कैंपस लॉ सेंटर में लॉ की पढ़ाई कर रही थी, जिसके कारण शादी हो गई और मेरे को वापस कोरबा आना पड़ा छत्तीसगढ़ से। फिर मैंने अपनी बाकी पढ़ाई पूरी करी, एलएलएम किया और सिविल जज में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुई। 2 साल उस क्षेत्र में काम किया, लेकिन घर की जिम्मेदारी और बच्चों के पालन के लिए मैंने और मेरे परिवार ने ये डिसाइड किया कि हायर एजुकेशन ज़्यादा बेहतर रहेगा, और इसलिए फिर मैंने नेट एग्ज़ाम क्लियर किया 2009 में। 2011 में पीएचडी किया और 2012 में मेरी नियुक्ति पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में हुई। और तब वो ऐसा साल था जब मैंने पीएससी मेंस भी क्लियर कर लिया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में भी नियुक्ति हो गई थी और रविशंकर में भी। तो मुझे चूज करना था कि मुझे क्या करना है आगे। तो फिर मैंने रविशंकर ऑप्ट किया, क्योंकि फैमिली यहाँ थी और घर यहाँ था, तो इसलिए फिर अब वहीं मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और विगत कुछ सालों से पढ़ा रही हूँ। पीएचडी हो चुके हैं मेरे अंडर में लॉ के क्षेत्र में। 2 स्टूडेंट्स को पीएचडी अवार्ड हो चुका है, मानव तस्करी में और एक साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। जी, बहुत खूब डॉक्टर प्रिया। जैसा कि हमारा शो है हम ओजस्विनी, तो हम ऐसी ओजस्विनी को लाते हैं जो ओज से भरी हुई होती है, और निश्चित रूप से जो आपका प्रोफाइल है वो ओज से भरा हुआ है। तो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे कि सिविल जज जैसी एक सम्मानित पद को छोड़कर आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्षेत्र में आई, और हमने मैडम के बायो में ये पढ़ा था कि मैडम को लोगों को शिक्षित करने का शौक था, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी प्रोफाइल छोड़ दी। तो मैम, इस बात में कितनी सत्यता है और इसके पीछे की कहानी क्या है, वो हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में जी। सन 2005 के बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था सिविल जज में। 2004 में मेरी पढ़ाई खत्म हुई थी एलएलबी की, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जो मैंने पीएससी के थ्रू जब सिविल जज एग्जाम हुआ मैंने क्लियर किया। और प्रीलिम्स इंटरव्यू, मेंस इंटरव्यू एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। और 2 साल फिर मैंने रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम किया एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जिसके बाद मेरे ट्रांसफर हो गया धमतरी डिस्ट्रिक्ट में। और बच्चों के कारण और घर परिवार की जिम्मेदारियों के कारण हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे मेरा परिवार भी मेंटेन हो सके, और जो मैं चाहती हूँ अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, एक इंडिपेंडेंट लेडी बनना चाहती थी शुरू से। और यदि अपने हस्बैंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में रहे हैं, तो मैं उनका सपोर्ट न लेते हुए अपनी एक इंडिपेंडेंट पहचान बनाना चाहती थी। तो काफी सपोर्ट किया उस क्षेत्र में मेरे हस्बैंड ने, और आज मैं जो भी कुछ हूँ अपनी फैमिली के साथ हूँ, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब के कारण थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और हायर एजुकेशन में शुरू से इंटरेस्ट था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैंने पढ़ाई करी है, कैंपस लॉ सेंटर के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया था एंट्रेंस एग्जाम। तो एकेडमिक्स के प्रति रुझान के कारण मैं अब इस क्षेत्र में। जी, यानी डॉक्टर प्रिया, जैसे एक आम महिला को दिक्कतें आती हैं अपने करियर को कंटिन्यू करने में और एक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने में, वो सारी दिक्कतें आपको भी आई, आप भी उनसे लड़ी और आज मैडम यहाँ तक पहुंची है। मैम, मैं सीधे सीधे प्रश्नों में आऊंगी क्योंकि आप विधि के क्षेत्र से हैं। आम भाषा में दर्शकों को बता दूं, विधि मतलब कानून के क्षेत्र से मैडम है, कानून के बच्चों को पढ़ाती हैं, और जैसा मैंने बताया सिविल जज रह चुकी हैं मैम।
मैं सीधा कानून के क्षेत्र में बात करूंगी मैम से, क्योंकि आजकल अपराध बहुत बढ़ गए हैं, चाहे हम बच्चों की बात करें, चाहे हम महिलाओं की बात करें, या किसी भी क्षेत्र की बात करें। तो मैम मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये होगा कि महिलाओं के क्षेत्रों में काफी अपराध बढ़ गए हैं, तो कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो महिलाओं को होती है, अपराध होते हैं? इसके अलावा अगर महिलाओं को सडन कोई दिक्कत आ जाए तो वो कौन कौन से कॉन्टैक्ट नंबर है या कौन कौन से विभाग है जहां एक महिला जाके अपनी गुहार लगा सकती है, वो हमारे दर्शकों को बताइए जी। जी। तो जो महिला है, अगर हम देखते हैं तो जब वो बच्ची का जन्म होता है, तब से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है घर में, क्योंकि कोई भी एजुकेटेड फैमिली हो, चाहे कम एजुकेटेड फैमिली हो, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की आती है कि भ्रूण हत्या का जो कंसेप्ट है, वो अभी भी विद्यमान है हमारी सोसाइटी में। और इससे बचने के लिए, ताकि हम न पता कर सके कि बच्ची है या बच्चा है गर्भ में, और इसीलिए पीसीपीएनडीटी एक्ट भी आया, प्री नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट, ये भ्रूण हत्या को रोकने के लिए रोकने एक्ट के है। लिए आया है। अगर भ्रूण हत्या से संबंधित अपराध पाया जाता है तो उसको कौन सी सजा होती है और कहाँ हमें कंप्लेंट करना है, वो हमारे इसकी दर्शकों को शिकायत के लिए आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं किसी जी। भी संबंधित जो आपका थाना क्षेत्र है वहां पे। और जो डॉक्टर है या जो भी नर्स है जो इसमें इन्वॉल्व है ये पूरे प्रोसीजर में, जी। जिससे ये पता चल सके कि फीमेल का कौन सा मेल या फीमेल है बच्चा, तो उसमें अलग से एक्ट बना है जिसमें कि जी। सजा का प्रावधान है। जी। फिर जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी होती है, स्कूल जाती है, स्कूल में अलग प्रकार की उसको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, क्योंकि यौन उत्पीड़न होता है बच्चों के साथ, लैंगिक उत्पीड़न होता है, जी। और वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, गुड टच बैड टच बताया जाता है। जी। तो वो सारे केसेस जो है वो पॉक्सो के अंतर्गत गवर्न होते हैं। जी। पॉक्सो एक स्पेशल एक्ट बना है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन के नाम से है। जी। तो इसमें बहुत गंभीर अपराध के लिए भी सजाएं हैं, और इवन जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, या फिर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो गया, पेनिट्रेशन इन द चाइल्ड सेक्सुअल ऑर्गन्स हो गया, तो इसमें बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है हम कि इसमें खाली महिलाओं को नहीं जोड़ रहे हैं, इसमें जो मेल चाइल्ड है, हाँ, मेल फीमेल, उसको भी, हाँ, जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। जी। तो उसमें छोटे बच्चों के साथ किसी भी प्रकार से यदि हैरासमेंट हो रहा है, उनका अब्यूज हो रहा है, जी। तो इसमें शिकायत दर्ज होती है। चाहे यौन उत्पीड़न हो या बुली हो या बच्चों को हाँ, किसी भी तरीके से इवन परेशान इसमें करना। एडोलेसेंट जो बच्चे रहते हैं, जैसे कि टीनेजर्स बच्चे रहते हैं, वो प्यार मोहब्बत में फंस के भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं, या फिर कहीं अपने घर परिवार से भाग के शादी करने का उनका रहता है। तो ऐसे में जब एफआईआर दर्ज होती है, वो लड़कों को पकड़ के लाया जाता है, तो किडनैपिंग का केस बनता है और पॉक्सो की धारा उस पर लागू होती है। जी। हाँ, तो इसके लिए हमें कहाँ कांटेक्ट करना है मैम? इसमें जो पेरेंट्स रहते हैं वो एफआईआर दर्ज कराते हैं थाने में, और उसमें सबसे पहले एज डिटर्मिनेशन होता है उस लड़की का, उसके जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार, या जो उसकी माता जब बच्चा डिलीवर कर रही थी तो जच्चा बच्चा कार्ड हो गया, या फिर कुछ भी आधार कार्ड हो गया, जिससे ये पता चल सके स्कूल की अटेंडेंस जो रहता है, दाखिल खारिज पंजी, उसके हिसाब से हम पहले डिटरमाइन करते हैं कि उसकी एज कितनी थी। यदि वो बच्ची माइनर थी, 18 से कम उम्र की थी, तब उस पे पॉक्सो की धाराएं लागू होती हैं। नहीं तो यदि वो 18 से ज्यादा की है तो उस पे रेप केस बनता है, जो 376 आईपीसी, जो अब बदल के भारतीय न्याय संहिता की धारा में दर्ज होता है एफआईआर। तो जो ये हम पॉक्सो अधिनियम की बात कर रहे हैं, ये जो बच्चों के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है या और कोई दिक्कतें होती हैं, उसमें भी लागू होता है। इसके अलावा जो एडोलेसेंस वाली जो दिक्कतें हैं उसमें भी लागू होता है। दोनों में हमको एफआईआर करना है। जी, ये जो पॉक्सो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि जितने भी बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन पे ये एक्ट लागू होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। क्योंकि काफी बार ऐसा देखने में आया है कि जो मेल हॉस्टल्स रहते हैं, बॉयज हॉस्टल, उसमें भी दो लड़के के बीच में यदि कुछ ऐसा विदाउट कंसेंट यदि कुछ ऐसा घिनौना अपराध हो रहा है, तो वो सारे केसेस भी इसमें गवर्न होते हैं। तो न सिर्फ लड़कियों के साथ जो यौनाचार हो रहा है, बल्कि जो मेल बॉयज हैं, उनके खिलाफ भी यदि कुछ ऐसा होता है अब्यूज, तो वो भी इसके तहत गवर्न होते हैं। जी, यानी मैम जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि एक एक्ट के अंदर कितने सारे अपराध की कैटेगरी है जो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे आपने कहा कि अगर एक मेल और मेल के बीच भी रिलेशन या कुछ अनैतिक होता है तो उसके लिए भी कानून, उसकी मर्जी के खिलाफ अगर होता है तो उसके खिलाफ भी कानून है। हाँ। जी मैम, अगला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि एक महिला होती है, खासकर हमने आज महिला, चाहे आप शिक्षित हो या अशिक्षित हो, हर क्षेत्र में हम मानते हैं कि महिलाएं शोषित होती हैं जहां उसे किया जाता है। तो ऐसे केसेस में महिलाएं क्या करें, कौन से केस में किसे कांटेक्ट करें, वो हमारे दर्शकों के लिए। जी
जी। महिलाओं के शोषण की यदि मैं बात करूं तो घरेलू हिंसा अधिनियम जी। हमारे देश में आया, जिसमें ये बोला गया कि जितनी भी महिलाएं हैं वो न सिर्फ यदि शारीरिक शोषण की शिकार हैं, अपितु उनके साथ भावनात्मक शोषण हो रहा है, लैंगिक शोषण हो रहा है, फिजिकल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, वर्बल वायलेंस, इकोनॉमिक वायलेंस, हर प्रकार के वायलेंस को इस एक्ट के एम्बिट में लाया गया। इसमें ये कहा गया कि जो सास बहू के बीच में या ननंद जो ताने मारती हैं कि तुम ऐसी दिखती हो, तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तुम लड़का नहीं दे सकी हमें, तो ये सब वर्बल वायलेंस में आता है। उसी प्रकार से इकोनॉमिक वायलेंस, यदि हस्बैंड बोल रहा है अपनी वाइफ को कि तुम तो किसी लायक नहीं हो, तुम घर में रहती हो, पैसा नहीं कमा पाती, तुम क्या जानोगी कैसे पैसा कमाते हैं, तो ये सब इकोनॉमिक वायलेंस में आता है। जब उसको पैसा नहीं मिलता है घर खर्च करने के लिए। लैंगिक उत्पीड़न ये होता है जब उसकी मर्जी के खिलाफ, भले ही वो हस्बैंड वाइफ है और उनके बीच में ऐसा कुछ होता है, तो ये सारी चीजें आती हैं। उसी प्रकार से फिजिकल वायलेंस यानी कि थप्पड़ मारना, लात घूसे मारना, मुक्का मारना, वो सारी चीजें फिजिकल वायलेंस में आती है। तो जब ऐसे घरेलू हिंसा होती है किसी भी महिला के साथ, तो उसे तुरंत उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, महिला थाना में जाना चाहिए। वहां पे काउंसलिंग के सेशन होते हैं एफआईआर दर्ज होने से पहले, तो उसमें दोनों पक्षों को बुलाया जाता है पुलिस के द्वारा, और जो महिला थाना प्रभारी लेडी रहती है वो उनकी सेशन लेती है, हस्बैंड की और वाइफ की पूरी फैमिली को बुला के, और उनको समझाइश दी जाती है। यदि उस स्तर पे वो मामला सुलझ जाता है तो एफआईआर तक बात नहीं जाती है, क्योंकि एक बार यदि केस दर्ज हो गया तो उसको वापस नहीं ले सकते आप। फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, चार्जशीट फाइल होगी और फिर केस चलेगा, ट्रायल होगा। तो इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया जो है वो समझाइश की 2-3 सेशन किए जाते हैं महिला थाना में, ताकि जो परिवार है वो टूटने से बच सके। जी मैम, इसमें मैं आपको पूछना चाहूंगी कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें ये पता लगता है कि महिला कंप्लेन कर रही है, महिला थाने जा रही है, लेकिन जो पुरुष है वो झूठ बोल रहा है कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करता, ये झूठ बोल रही है। तो उस स्थिति में कैसे हम डील करें उस स्थिति से, और कैसे जो वहाँ के संस्था प्रमुख होंगे वो कैसे समझ पाते होंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ हमेशा पुरुष ही गलत नहीं होते हैं, कुछ केसेस में महिलाएं भी गलत होती हैं, लेकिन जहाँ एक्चुअली महिलाएं गलत होती हैं तो वो तो इस झूठ के फेर में आ सकती हैं। उस स्थिति में हम क्या करें? देखिए, महिला थाना में जब भी कोई महिला जाती है और कंप्लेंट करती है, तो उसमें जब दूसरे पक्ष को बुलाया जाता है, यानी कि उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स को बुलाया जाता है, तो उसके साथ साथ बाकी सेशन में नेबर्स को भी बुलाते हैं, जहां वो महिला आसपास जिनके घर में रह रही है, उनके लैंडलॉर्ड हो गए या उसके फ्रेंड्स हो गए, या फिर वो जहां काम करती है या जहां मेल काम करता है, तो ऐसे इंडिपेंडेंट गवाह भी लिए जाते हैं, उनकी गवाही भी ली जाती है, ताकि जो फैक्ट ऑफ द केस है उसको क्लियर पता चल सके। क्योंकि एक पक्ष पे आप भरोसा करके कुछ भी निर्णय पे नहीं आ सकते, तो इसीलिए जो काउंसलिंग सेशन रहता है उसमें काफी सारे लोगों को बुलाया जाता है और फिर गंभीरता से उस बात पे चर्चा की जाती है कि इस मामले में क्या हल निकाला जा सकता है। जी मैम, अगर एक महिला महिला के साथ दिक्कत हुई है, अचानक दिक्कत हुई है, एक बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, एक दिन अचानक, पहले तो महिलाएं बदनामी के डर से जाना नहीं चाहती, ये दुनिया का फैक्ट है एक्चुअली अगर हम बात करें तो। जी। लेकिन चलिए हिम्मत करके वो वहां तक पहुंच भी जाती है, उसका परिवार उसका साथ नहीं देता, ये मैंने रियल केसेस देखे हैं मैम। जी। कई बार होता है कि पुलिस अधिकारी भी उसे मान लीजिए सीरियसली नहीं ले रहे कि ठीक है मैडम लिख के दीजिए, ये कीजिए, उस स्थिति में एक महिला क्या करे? जब महिला घर से बाहर निकलती है और उसके साथ शोषण हो चुका है और वो अब कहाँ जाए, तो पुलिस की शरण में ही जाएगी, थाना में जाएगी अपनी शिकायत दर्ज कराने। तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि वो महिला यदि उसका मायके बाहर है, उस जिले में नहीं है, तो सखी सेंटर बने हैं हर जिले में। जो हमारे यहाँ भी रायपुर में भी सखी सेंटर है, जहाँ पे एक एडवोकेट है और एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की नियुक्ति की गई है और एक पुलिस कांस्टेबल की नियुक्ति है। वहां पे आश्रय घर है जहाँ पे वो रह सकती है 3-4 दिन के लिए, उसको स्टे के लिए सुविधा दी जाती है और लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, निशुल्क विधिक सहायता। और उसके बाद यदि वो चाहे तो अपने मायके से किसी को बुला सकती है और फिर उनके वापस उस घर में जा सकती है। ये सब सिचुएशन डिपेंड करता है, क्योंकि यदि कोई महिला बाहर निकल के अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर कर रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो लोग उसको वापस उस घर में नहीं वेलकम करेंगे। अगर वो
रहती है तो अपनी मजबूरी में रहना पड़ेगा और एक उसको। बेइज्जती के साथ और हो जाएगी। हाँ, और यदि न्यायालय में उसके फेवर में यदि जजमेंट हो रहा है या ऑर्डर हो रहा है, तब तो उसके स्ट्रॉन्ग फुटिंग रहेगी, क्योंकि वो संरक्षण के लिए आदेश मांगेगी, कंपनसेशन के लिए आदेश मांग सकती है, मेडिकल के लिए मांग सकती है, क्योंकि जितनी भी उसके साथ घटना घटित हुई है उसके लिए वो अपने लिए आदेश मांग सकती है न्यायालय से। जी तो इस पूरे एक्ट की यही खास बात है कि एक महिला अपने घर में रहते हुए अपने पति के खिलाफ आदेश ले सकती है, और उस घर से भी वो बेदखल नहीं की जाएगी यदि उसके फेवर में आदेश होता है। तो जी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स होते हैं संरक्षण के, तो उसको उस घर से कोई नहीं हटा सकता जिस घर में वो शादी होके गई है या पति के साथ रह रही है। तो ऐसा आदेश पारित करता है न्यायालय कि पति को रोकता है उसको उस घर में, उस रूम में एंटर करने से, या उसको डिस्टर्ब करने से, या उसके बैंक अकाउंट्स तक को यूज करने से। तो जी ये न्यायालय आदेश करता है, तो संरक्षण आदेश होता है जी। उससे। यानी जो हम कहते हैं कि कानून हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है, तो वो बिल्कुल है। और इसके लिए कोई जी कॉन्टैक्ट नंबर है मैम कि महिला तुरंत कॉल कर सके किसी किसी नंबर पे अगर उसको दिक्कत हो रही है जी, तो? पुलिस तो 100 जो हेल्पलाइन नंबर है वो तो हम्म अवेलेबल ही है, और हम्म, लेकिन आपातकालीन स्थिति में 112 जो नंबर है वो हर समय यूज होता है। जी ज्यादातर एम्बुलेंस के हो, चाहे फायर फाइटिंग हो, चाहे महिला के खिलाफ शोषण उत्पीड़न के मामले हो, सब में ये यूज होता है। और महिला को ये कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक हो सके 112 डायल करके वो अपने यानी कि अपनी हेल्प के लिए बुला सकती है पीसीआर वैन को। तो उसमें उसको तुरंत उसके फोन नंबर से ट्रैक किया जाएगा कि कौन से लोकेशन में है, और पुलिस आके मदद करती है। जी। यानी आपकी जानकारियों के माध्यम से मैम मैं निश्चित तौर पे कहूंगी कि महिलाएं, या जैसे हमने पहले पॉक्सो अधिनियम की बात की, हम अगर जितने जागरूक रहेंगे तो हमारे लिए कानून है और हर किसी के लिए कानून बने हैं, मैं कहूंगी। जी। जी तो मैम आप बहुत अच्छी जानकारियां दे रही हैं, और महिलाओं को मैं खासकर कहूंगी कि अगर आप सह रही हैं तो आप ना सहें, एक लिमिट में सहना और परिवार को जोड़ के रखना एक अलग बात है, वो हमारी मर्यादाओं की बात है। लेकिन जब अत्याचार सिर से ऊपर चले जाए तो आवाज उठाइए। आप इस जी बारे में क्या कहेंगी मैम? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यदि आप शादी होके किसी घर गए तो आप हमेशा ये मत सोचिए कि आपके फेवर में ही हर चीज होगी। काफी बार हमको झुकना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि हमें परिवार बचाना है। और हमारा समाज ऐसा है कि वो शादीशुदा जीवन को प्रोत्साहन देता है, और वैसे लोगों को यानी कि सम्मान से देखा जाता है। हम्म तो इसीलिए काफी बार चीजों को नजरअंदाज भी करना पड़ता है, और जो पॉजिटिव है उस पे आपको अपना फोकस करना चाहिए। हर लाइफ में नेगेटिविटी है, तो इसको किनारे करते हुए हमेशा ऐसा सोचना कि मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूं, तो ये जरूरी नहीं है। हमें अपना एजुकेशन पे भरोसा होना चाहिए और अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है महिला के लिए। जी। ये ना हम ये कह सकते हैं कि मैम महिलाएं चाहे जिस भी स्तर पे काम कर रही हो, उनका आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है उनके जी आत्मसम्मान के लिए। बहुत जी। जरूरी है। जी मैम आजकल के अपराधों में सबसे बड़ा अपराध जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, या हम कहेंगे रेप केसेस भी होते हैं। जी तो इसके लिए कई बार ये कहा गया है कि महिलाएं भी अपने रहन सहन और पहनावे पे ध्यान दें। पहले तो मैं कहूंगी आप इस प्रश्न को लेते हुए इसका उत्तर दें जी कि रहन सहन और पहनावे पे भी ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो उकसाएंगी तो हम्म फिर तो पुरुष ही है फिर। जी तो वो कितनी महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी कि अगर एक महिला के साथ रेप हो जाता है या कुछ ऐसी इमरजेंसी स्थिति में वो पहुंच जाती है छेड़छाड़ वाली स्थिति पे, तो वो कहाँ कांटेक्ट कर सकती है और उसके अधिनियम क्या है, वो हमारे दर्शकों के लिए। जी जी मैम। यदि किसी बच्ची है उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, चाहे वो कॉलेज के प्रीमाइसेस में हो रही है या बाहर वो जब अपने घर जा रही है उसमें कोई उसका पीछा कर रहा है, तो ऐसे में जो हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको बताए, तो उसमें वो कॉल कर सकती हैं, पीसीआर वैन को बुला सकती हैं, महिला थाना जा सकती हैं। इवन सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है आजकल की पॉश जो अधिनियम आया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन के नाम से जो एक्ट बना है, उसमें हर इंस्टीट्यूशन में पॉश कमेटी बनी है, सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन की एक हम्म सेल बना है, उसमें वो शिकायत दर्ज करा सकती हैं। और उसमें जो प्रिंसिपल रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, वो उनको गाइड करेंगे कि क्या करना है। उनका संपर्क रहता है पुलिस के साथ, तो वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि वो बच्ची नहीं खुद जा सकती या डरी हुई है, या वो पेरेंट्स से बात कर सकती है, लेकिन आपको बोलना है, आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी होगी, तभी कोई उसका सोल्यूशन निकाल पाएगा। जी।
बहुत अच्छी जानकारियां दे रही है मैम। आजकल साइबर क्राइम भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, तो जी साइबर क्राइम क्या होते हैं संक्षिप्त में बताइए, और अगर साइबर क्राइम हो तो हम कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं वो हमारे दर्शकों को। जी। जी। साइबर क्राइम जो महिलाओं के विरुद्ध हो रहा है, बच्चों के विरुद्ध हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मेंटल हरासमेंट वो बच्ची झेल रही ये है। साइबर क्राइम को सोशल मीडिया से मैं कनेक्ट कर सकती हूँ मैडम, ये है ये जी, क्राइम? जी। उसमें जितने भी इंटरनेट में जितनी गतिविधियां हो रही हैं, सोशल मीडिया में जो बच्चियां हैं वो ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हैं, फेसबुक में फ्रेंड्स बना रहे हैं नए लोगों से, तो इसमें ये खतरा है कि आपको नहीं मालूम कि उस फेक प्रोफाइल के पीछे कौन है, क्योंकि वो प्रोफाइल जरूरी नहीं है कि वो जेन्युइन हो। तो इसीलिए हमको बहुत सतर्क रहना है किसी से फ्रेंडशिप करते समय। और कई बार ऐसा होता है कि अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स जो होती हैं उसको अपलोड ना करें फेसबुक में, क्योंकि यदि आपने अपनी प्रोफाइल पब्लिक कर रखी है, प्राइवेसी सेटिंग नहीं कर रखी है, तो उसमें आपकी जो फोटोज हैं उसको मॉर्फ करने का बहुत डर रहता है। मॉर्फिंग का मतलब होता है जब आपके फेस को काट के किसी और के नग्न बॉडी में चिपका के उसको वायरल किया जाता है, या आपकी कोई ऐसी वीडियोस वायरल कर दी जाती है। तो इन सब को जितनी भी साइबर ठगी के मामले हैं उसमें आप साइबर सेल जो हमारे यहाँ है सिविल लाइन थाना के बगल में, उसमें आप जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इवन साइबर केसेस के लिए अलग से एक पोर्टल भी बना है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पोर्टल है एनसीआरपी, उसमें भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इवन एनोनिमस कंप्लेंट्स भी उसमें दर्ज होती है। यदि आप नहीं चाहते कि आपका कोई ट्रैक करे या आपके पास आपके नाम से पुलिस आए, तो आप एनोनिमस शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये संचालित पोर्टल है, जिसमें आप अपनी साइबर क्राइम, स्टॉकिंग हो गया, मॉर्फिंग हो गया, साइबर बुलिंग हो गया, ये सारी चीजें आप इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती हैं। और इसके लिए जो टोल फ्री नंबर है मैम वो क्या है? हाँ, टोल फ्री जो साइबर अपराध होते हैं उसमें 1930 साइबर ठगी के जितने भी मामले होते हैं वो सब इसमें जाते हैं। इवन यदि आपको नहीं याद आ रहा है टोल फ्री नंबर, तो आप 112 पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वो आपको कंसर्न्ड जो अथॉरिटीज है उसके पास ले जाएंगे। दर्शकों, हमारे स्क्रीन पे 1930 नंबर फ्लैश हो रहा है जो कि साइबर क्राइम से संबंधित है। तो जब भी साइबर क्राइम हो तो मैम, साइबर क्राइम में जो आजकल जो फ्रॉड बैंक के नंबर्स बैंक से बोल रहे हैं या आपका अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, तो खासकर मैं मानती हूँ कि हमारे ओटीपी वगैरह भी शेयर नहीं करना जी चाहिए, तो उस जी। बारे में भी हमारे दर्शकों को हाँ, आप बताएं। जी। जब भी ऐसे कोई फोन कॉल्स आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो एसबीआई ने भी अपने एडवाइजरी में निकाल रखा है कि बैंक से कभी कोई आपको फोन नहीं करेगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो बोलेंगे कि मैडम आप बैंक आके संपर्क करिए, और तब आमने सामने बैंक ऑफिसर्स आपसे बात करते हैं। यदि आपके पास ऐसा कोई अनजान व्यक्ति फोन करता है और बोलता है कि आपके पैसे निकल रहे हैं या आप नहीं बताएंगी तो आपको नुकसान हो सकता है, तो आप खुद बोलिए कि मेरा एसबीआई में अकाउंट है, मैं वहां जाके खुद बात कर लूंगी, कल सुबह आके मैं बैंक में खुद बात करूं। तो इस वे से आप अपना कदम बढ़ाइए। कभी भी ओटीपी शेयर मत करिए, अपनी पर्सनल डिटेल्स मत बताइए, आधार कार्ड का नंबर मत बताइए। आप खुद बैंक जहां पे आपका लॉकर है, जहां पे आपका अकाउंट है, वहां खुद पर्सनली उपस्थित होके आप बात करिए एसबीआई या जो भी बैंक ऑफिसर्स है उनके साथ। जी। मैम, ट्रैफिक संबंधी अगर कोई दिक्कत होती है तो क्या हमें 103 नंबर पे कॉल करना चाहिए? जी संक्षिप्त में एक लाइन में उस बारे में। हाँ, जी। ट्रैफिक में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि कई बार पुलिस आपको रोक ली है, आपके डॉक्यूमेंट्स चाह रही है, वेरिफिकेशन करना चाहती है, या हेलमेट के लिए या चालान के लिए, तो आप शांतिपूर्वक वहां खड़े रहें, पुलिस वालों को कोऑपरेट करें। यदि आप भागते हैं तो आपके ऊपर फिर फाइन होने की ज्यादा संभावना रहती है। जी। तो इसमें यदि प्रॉब्लम आ रही है ट्रैफिक संबंधित, तो 103 जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप फोन कर सकते हैं। जी। जी आपसे बात करके लग रहा है मैम कि हम विधि द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सारे कानून हमारे पक्ष में बने हुए हैं, बस जो समस्या है वो जागरूकता की है। हम बिल्कुल। जितने जागरूक होंगे, जितने नॉलेजेबल होंगे विधि के क्षेत्र में, हम आम भाषा में कहूँ कानून के क्षेत्र में, तो हमारे लिए कानून ने अपने पूरे हाथ फैला दिए हैं कि वी आर विथ यू। मैम, आजकल सबसे ज्यादा हमें वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट जो महिलाओं के साथ होता है, उस बारे में क्या कानून है और महिलाएं क्या करें, वो हमारे दर्शकों के लिए। एक आईसीसी रहती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो हर संस्था में होनी चाहिए जहां 10 से अधिक महिलाएं हैं। वहां पर उस सेल में महिला मेंबर्स भी रहते हैं, पुरुष भी रहते हैं, वहां आप शिकायत दर्ज करा सकती है, और उसमें फिर इंक्वायरी कमेटी बैठती है और शिकायत का निराकरण होता तो है। क्या इसके लिए भी जो टोल फ्री नंबर हमने बताया है हम वो यूज कर सकते हैं? टोल फ्री नंबर के साथ साथ हर संस्था में अब मैंडेटरी
मैंडेटरी कर दिया गया है ये पॉश सेल का, और यदि नहीं है तो जिला कार्यालय जो रहता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, वहां पे भी आप जाके इसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी। मैम एक खास समस्या है कि आजकल जो घर के बुजुर्ग रहते हैं, तो जब बहू बेटे स्ट्रांग हो जाते हैं और जब एक ऐसी स्थिति पे बुजुर्ग, मैं कहूंगी दंपति इस स्थिति में आते हैं, अगर सिंगल भी पेरेंट है तो इस स्थिति में आते हैं कि वो कमाने नहीं जा सकते, तब उन्हें बहुत सारे स्लैंग वर्ड सुनने पड़ते हैं अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा भी। तो क्या उनके लिए भी कोई कानून है? उनके लिए सीनियर सिटीजन्स एक्ट बना हुआ है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि ऐसी कोई महिला है आपके घर में जो बुजुर्ग है या फिर अविवाहित है या फिर डाइवोर्स्ड है, परित्यक्ता महिलाएं जो रहती हैं, तो उनके लिए भी ये एक्ट संचालित होता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम में केवल वो महिलाएं नहीं आती हैं जो शादीशुदा है, बल्कि ऐसी महिलाएं जो एक शेयर्ड हाउस होल्ड के साझा गृहस्थी में एक साथ रह रही हैं, वो महिलाएं भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, जिसमें लिव इन पार्टनर्स भी आते हैं, क्योंकि आजकल बहुत चलन चला है लिव इन रिलेशनशिप का। तो वैसी लड़कियां भी इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। मैं लिव इन पार्टनर्स के बारे में कहूंगी कि आजकल की जो जनरेशन चल रही है, लिव इन रिलेशनशिप बहुत बढ़ गए हैं। तो जब लिव इन रिलेशनशिप में किसी महिला के साथ में दिक्कतें होती हैं या पार्टनर उसको बिट्रे करता है, तो क्या इसके लिए भी कोई कानून है मैम? इसको अब भारत सरकार ने इस घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत लिया है, जिसमें ऐसी महिलाएं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, वो महिला थाना जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, और ऐसे में काउंसलिंग सेशन होएगा जिसमें उनके पुरुष पार्टनर को बुलाया जाएगा और फिर लीगल रेमेडीज उनको बताई जाती हैं कि वो कैसे आगे मूव ऑन कर सकते हैं। जी मैम, एक और खास सवाल, ये तो हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं, आजकल पति पत्नी के बीच में भी कभी पति थर्ड रिलेशनशिप में चला जाता है या कभी पत्नी थर्ड रिलेशनशिप में किसी और के साथ चली जाती है, तो इसे तो कानून में एक अप्रूवल दिया गया है कि इसके लिए कोई कानून नहीं बने हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? जैसा आप बता रही हैं, पहले ये आईपीसी के तहत अडल्ट्री में आता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है नए कानून में। भारतीय न्याय संहिता जो 2024 1 जुलाई से लागू हुआ, उसमें अडल्ट्री हटा दी गई है, लेकिन इसमें यही है कि हमको अपना मॉरल और एथिक्स को ध्यान में रखते हुए एक परिवार में रहना है, तो हमें ये सारी चीजें जो सामाजिक हमारा दायित्व है उसका पालन करना आवश्यक है। जी मैम, वैसे तो आपसे बात करते करते लग रहा है कि इतने सवाल हैं मेरे मन में, कानून एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि समय की सीमा है, तो जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए संक्षिप्त में आपका संदेश। जी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने जितना भी एजुकेशन आप प्राप्त कर लें, ये बहुत जरूरी है किसी भी लड़की को या महिला को कि वो कानून के बारे में भी जाने। विधिक साक्षरता एक ऐसा पहलू है जो अनछुआ न रह जाए, और मेरा यही उद्देश्य है जीवन का कि मैं निशुल्क विधिक साक्षरता सबको प्रोवाइड करूं। और जहां तक हो सके आपको सर्च करना चाहिए, गूगल में जो आते रहते हैं लेख आते हैं उनको पढ़िए, न्यूज देखिए, और बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द सराउंडिंग। जब तक आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेंगी और ये सब जानकारी आपके पास नहीं होगी, तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप वर्ल्ड को फेस नहीं कर सकेंगी। तो बहुत आवश्यक है कि आप पढ़ें और जानकारी एकत्रित करें और कॉन्फिडेंट रहें, और पुलिस है आपके साथ और लॉ है आपके साथ। बस कमी इस बात की है कि आप खुद में सक्षम हो और उसके लिए आगे कदम उठाएं। डॉक्टर प्रिया, बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ। आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, विधि की, कानून की इतनी अधिक गहनता से आपने जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू मैम। दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ थी डॉक्टर प्रिया राव, विधि के क्षेत्र से, और राज्य अलंकरण पुरस्कार से सुशोभित थी, और मैम के ज्ञान की मैं क्या ही तारीफ करूं। पूरे अपराधों को इन्होंने इतने कम समय में हमें इतनी विस्तृत जानकारी दी। आज की जानकारियां आपके लिए बेहद उपयोगी रही होंगी। आने वाले अंकों में ऐसी ही नई ओजस्विनियों को और नए ज्ञान को आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक दीजिए हमें विदा। नमस्कार।